Hello students, hope you're doing well. I, Dinesh Rawat, would be your subject faculty for the subject Financial Markets and Institution. And today the topic is role of financial institutions. So in the previous lecture, we have discussed the types of institutions, financial institutions, where we discussed about money market institutions, capital market institutions. So उसमें हमने RBI, कमर्शियल बैंक्स, NBFC, रीजनल रूरल बैंक्स, उसके बाद कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस में बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, then you had we have discussed investment banks, then there were other financial institutions which we discussed. So अब हम उसके बाद रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस क्या है, क्या ये इंस्टीट्यूशन करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो मेजरली इनके क्या रोल रहते हैं. सो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब सिक्योरिटीज हैं, तो वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करती हैं. सो उस पर हम थोड़ा बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So you can see the references from where the material of this PPT has been made. So first you can see the financial markets beginner module that is of National Stock Exchange. Second is financial markets and institutions, that is written by Mishkin and Eakins, Pearson publication. And third is financial institution and services, so which is written by Shelly Nigam. Excel Books Private Limited is the publisher. So now we would discuss the role of financial institutions. तो जो financial institution हमने discuss करे थे, उनके क्या क्या role हैं. So as you know, different types of financial instruments of diverse maturity are issued by financial institutions. So जो financial instruments क्या होते हैं, जो हम savings से इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो जो हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो वो जो सारे ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस है अपना सेविंग इन्वेस्ट करने के लिए. सो सिंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं विद डाइवर्स मैच्योरिटी. ऑब्वियसली अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसका वो 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए. अगर आप फिक्स डिपॉजिट के बाद आते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आप लेट सपोज यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, तो उनकी जनरली मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, 2 इयर्स, 5 इयर्स. सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मैच्योरिटी होती है, और ये सारे आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम कहते हैं. सो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उनकी डेफिनेशंस क्या है. दे रिप्रेजेंट अ क्लेम टू द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी सम टाइम इन द फ्यूचर. सो ऑब्वियसली अगर आपने अपना पैसा शेयर में लगाया है तो येस देयर इज अ क्लेम विच यू नो यू हैव इन द फ्यूचर इनकम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी ने वो इशू करा है आपको शेयर. वैसे ही आप बॉन्ड में लगाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वो बॉन्ड है तो जितने भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उस बॉन्ड के थ्रू अर्न करेगी उस पे यस देयर इज अ क्लेम ऑफ योर्स. सो नेक्स्ट इज अब हम बात करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे डिपॉजिट की. तो डिपॉजिट में जनरली आपके पास आते हैं सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट. सो सेविंग डिपॉजिट मतलब जनरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो हमें जो हमारे पास अकाउंट हम उनके पास ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट यू कैन से. सो जिसमें हमारे पास हमें इंटरेस्ट मिलता है एक. सो देयर इज अ फिक्स इंटरेस्ट, लेट सपोज 4% है या 6% है, तो वो हमें इंटरेस्ट मिलता है. अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है, जैसे एटीएम मिलता है, चेकबुक मिलती है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. और ऐसी दूसरा जो है डिपॉजिट में, दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट भी. सो फिक्स डिपॉजिट आपको पता है ऑब्वियसली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू द सेविंग डिपॉजिट. So saving deposit earn interest which may be calculated on a daily, weekly, monthly or annual basis
Funds may be withdrawn from saving account at any time. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू पासबुक मिलती है आपको, स्टेटमेंट्स होती हैं डिटेलिंग ट्रांजैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स, ये फैसिलिटीज आपको मिलती है। फिक्स डिपॉजिट में you earn a higher rate of interest than the saving deposit. Fixed deposit can be short, medium and long. So आप 1 year के लिए रख सकते हैं, आपका more than 1 year, it can be for 10 years. And funds can only be withdrawn before maturity date with prior notice आपको देना पड़ता है पहले, and a penalty may be imposed. So ये condition इसमें रहती है। फिर obviously वो ज़्यादा rate of interest आपको देंगे तो there would be some limitations. सेकेंड जो हम आते हैं वो आते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस आपको इशू करते हैं, जो भी आपके पास सेविंग ऑप्शंस होते हैं, एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से ओपन कर सकते हैं। सो डेफिनेशन अगर देखें, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम होती है, इज अ लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क नहीं होता है इसमें, तो ये उनके लिए ठीक है जो बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप ज्यादा रिटर्न चाहोगे तो यस, रिस्क भी उसमें ज्यादा होगा। सो विच कैन बी अवेल्ड थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस। इट प्रोवाइड्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम विच इज पेड मंथली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ये, with a maturity of 15 years and interest payable at 8% per annum compounded annually. A public provident fund account can be opened through a nationalized bank at any time during the year. तो इसको कभी भी आप खोल सकते हैं and is open throughout the year for depositing money. Also you can deposit money anytime. So ये दो जो हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, पहला हमने बात करा डिपॉजिट्स जिसमें सेविंग और फिक्स्ड नॉर्मल, उसके बाद हमने बात करी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। थर्ड हम आते हैं शेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप फर्दर भी पढ़ेंगे जब आप डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो शेयर क्या होता है? तो शेयर को अगर हम सिंपल नॉर्मल टर्म लेमन टर्म्स में बोला जाए तो शेयर्स आर सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप। सो आप जैसे आप सुनते हैं कि किसी कंपनी ने आपके शेयर इशू करें, तो इसका मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, इसका मतलब देयर इज अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप व्हिच यू हैव विद यू। सो represent a portion of the ownership of a company that are a claim on the company's earning. So yes, कंपनी जो भी अर्न करेगी उसमें आपका एक शेयर है। शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड, आपको जनरली डिविडेंड देती है कंपनी, विच आर अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो जब भी आप देखेंगे एनुअल जब भी उनकी रिपोर्ट आती है तो वो कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो अब बात करते हैं टोटल इक्विटी कैपिटल। तो शेयर में एक टर्म रहता है इक्विटी कैपिटल। सो इक्विटी कैपिटल क्या है कि ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, जो टोटल इक्विटी कैपिटल है किसी भी कंपनी की उसको डिवाइड करते हैं हम इक्वल यूनिट्स में ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटी सी उसकी डिनोमिनेशन रहती है, एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का टोटल इक्विटी है 2 करोड़, 2 करोड़ उसकी इक्विटी है, और उसको अगर हम 20,000 छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें हर एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है, तो इसका मतलब ईच सच यूनिट ऑफ 10 रुपए इज कॉल्ड अ शेयर। तो आप टोटल इक्विटी किसी भी कंपनी को डिवाइड करिए स्मॉल यूनिट्स में, और उस यूनिट की कॉस्ट बहुत ही मिनिमम होती है, और उस यूनिट को जिसका प्राइस एक पर्टिकुलर जैसे 10 रुपीज है तो उसको हम कहते हैं शेयर। तो इसका मतलब वो एक ओनरशिप आपके पास आ जाती है। Thus the company then is said to have 20,000 equity shares। तो ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं इक्विटी शेयर्स को। तो शेयर क्या है? सिक्योरिटीज विच रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप, टोटल इक्विटी कैपिटल को डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट्स में, और जिसको हम कहते हैं पर यूनिट को एक शेयर। सो अगर किसी के पास 2 करोड़ इक्विटी है कंपनी के पास और हम 20,000 उसको यूनिट्स में डिवाइड करें जिसमें हर एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है, इसका मतलब such unit of 10 rupees is called a share, and the holders of such shares are members of the company। आप कंपनी के मेंबर बनते हैं और आपके पास वोटिंग राइट्स आती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म की शेयर्स में, वो होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन,
कि आप सुनेंगे इस कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि लेट सपोज एक कंपनी हैज 120 मिलियन शेयर्स, 120 मिलियन उसके पास शेयर है और करंट मार्केट प्राइस उसका 100 रुपए है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। एक शेयर का भी 100 रुपए प्राइस है और टोटल शेयर है उनके पास 120 मिलियन, तो 120 इंटू 100 12,000 मिलियन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कोटेड कंपनी विच इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। तो ये इसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो किसी भी कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस से। तो अगर 100 रुपए किसी एक शेयर का प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकलती है उस कंपनी की। फिर एक और टर्म आता है शेयर्स में ही, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। फेस वैल्यू क्या होती है, तो जो नॉमिनल और स्टेटेड अमाउंट असाइन टू अ सिक्योरिटी बाय द इशूअर, मतलब जिस कंपनी ने वो शेयर इशू करा है, जो नॉमिनल अमाउंट जो कंपनी उसको देती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक शोन ऑन द सर्टिफिकेट। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यस आपको हम 100 शेयर दे रहे हैं या आपको 1000 शेयर दे रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट में जो ओरिजिनल कॉस्ट लिखी होती है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। समटाइम्स इसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, सिंपली वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू एंड सिंपली वैल्यू। सो फॉर एन इक्विटी शेयर जनरली द फेस वैल्यू क्या होती है, इट इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 5 रुपए या 10 रुपए, and does not have much bearing on the price of the share which may be quoted higher in the market। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस आप जब देखेंगे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में तो वो होगा 100 रुपए 200 रुपए, किसी का 2000 हो सकता है 3000। तो वो करंट मार्केट प्राइस अलग चीज है और जो सर्टिफिकेट पे उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखी रहती है उसको कहते हैं हम पार वैल्यू, सिंपली वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर हम शेयर्स में बात करें तो जनरली कितने तरह के शेयर्स होते हैं, दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस जैसे नाम से ही है, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंशियल राइट्स आपको मिलती हैं। जैसे आपको डिविडेंड्स होगा, एक फिक्स डिविडेंड बताया जाएगा इतना रेट मिलेगा आपको। जब भी कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो पहले आपको पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंस राइट, कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होती है। देयर इज नो रेट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, and in the case of winding up of the company the equity shareholder capital is refunded only after refunding the preference share capital। तो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं ऑब्वियसली उनके पास कुछ ज्यादा राइट्स होती हैं। फिर चौथा आता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है दीज आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक तरह से जो रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज टू इशू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चौथा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है डेट इंस्ट्रूमेंट। आपने शेयर देख लिया, आपने नॉर्मल डिपॉजिट देख लिए, उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस भी देख लिया, पोस्ट ऑफिस इंस्ट्रूमेंट। अब चौथा जो है वो है डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट जनरली जो एक आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि रादर देन शेयर, यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई या कोई कंपनी हो गई कॉर्पोरेट, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ साइन करते हैं जिसमें ये होता है कि आपको हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक बॉन्ड या डिबेंचर हम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर पेमेंट इतने सालों के बाद मिल जाएगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी lends money to other। so one party is investor, lend करता है अपना मनी टू अनदर ऑन दी प्री डिटरमाइंड टर्म्स होते हैं, पहले से डिटरमाइन होते हैं विद रिगार्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का और पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, वो पर एनम मिलेगा। और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दी है वो उसकी रीपेमेंट कैसे होगी, तो वो प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट आता है। So in Indian securities market, the term bond is used
और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है डेट इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड, और नहीं तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है तो उसको हम कहते हैं डिवेंचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेट इंस्ट्रूमेंट में, बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर अगर कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है। और डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी लेंड्स मनी टू अनदर ऑन अ प्री डिटरमाइंड टर्म्स। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितने साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी। फिर इसमें एक टर्म आता है फेस वैल्यू। जैसे शेयर में था, वही निम्न जो नॉमिनल स्टेटेड वैल्यू होती है सर्टिफिकेट पे। सो फॉर अ डेट सिक्योरिटी फेस वैल्यू इज द अमाउंट रीपेड टू द इन्वेस्टर व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स। तो जब आपका बॉन्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर हो जाएगा तो जो अमाउंट आपको रीपे करेगा इशूअर, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटी। तो यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड की फेस वैल्यू रहती है 100 रुपए। सो द प्राइस एट विच सिक्योरिटी ट्रेड डिपेंड ऑन फ्लक्चुएशन। और जिस पे वो प्राइस फ्लक्चुएट, जिस पे वो ट्रेड कर रहा है अभी बॉन्ड, वो आपके मार्केट रेट पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी आपकी डिमांड एंड सप्लाई है। और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी पे ऑब्वियसली। फिर हम बात करें अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स क्या है? दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। एक साल के लिए इनका मैच्योरिटी होता है, तो इसका मतलब ये less than 1 year वाले हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, जनरली आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन मेच्योरिटी ऑफ या तो 91 डेज के लिए होंगे, या 182 दिन के लिए, या 364 दिन के लिए। तो ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटी। इसमें मतलब कूपन मतलब इंटरेस्ट, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट रेट रहता है। एंड सोल्ड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, मतलब सोल्ड एट डिस्काउंट मतलब जो इसकी फेस वैल्यू होगी उससे बहुत कम रेट पे दिया जाता है ये। तो जैसे अगर फेस वैल्यू इसकी लेट्स सपोज 100 रुपीज है, तो वो 60 रेट पे आपको मिलेगा। तो उसको डिस्काउंट भी देते हैं, और कोई कूपन नहीं होता, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है उसमें, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। और कौन इशू करता है इसे? सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब ट्रेजरी बॉन्ड्स की सेम फीचर्स होते हैं, बट इसकी मेच्योरिटी वो 2 साल से 20 साल तक होती है। So treasury bills and treasury bonds are guaranteed by government and are safest of all investment. सबसे ज्यादा सेफेस्ट होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करें ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बॉन्ड्स। फिर डेट में आते हैं, जैसे हमने कहा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिनको हम कहते हैं डिवेंचर्स। सो जब कॉर्पोरेट कोई भी कॉर्पोरेट इशू करता है, तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम डिवेंचर कहते हैं। सो आर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज which obligate the issuer to pay interest and redeem the principal at maturity. तो इशुअर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जब मेच्योरिटी आती है तो प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं वो। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय स्पेसिफिक एसेट, कोई स्पेसिफिक एसेट से बैक नहीं होते हैं, आर कॉल्ड डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स क्या है? आर मीडियम और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जैसे मैंने पहले बताया, डिवेंचर जनरली कितने तरह के हैं? कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जैसे नेम से ही आप जान रहे हैं, तो इसका मतलब आपको एक ऑप्शन मिलता है, कन्वर्ट कर सकते हो उन डिवेंचर्स को इनटू शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। सो इशूड विद एन ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब विदाउट एनी कन्वर्जन ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। जब मेच्योरिटी होगी तो आपका जो मनी होगा वो वापस मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट द इशूइंग कंपनी बाय द इशूइंग कंपनी एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। तो ये दो तरह के आपके डिबेंचर हो गए, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। फिर हम बात करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो एक होता है कॉल एंड नोटिस मनी। सो कॉल मनी क्या होता है? इज द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, उसे हम कहते हैं कॉल मनी। सो व्हेन मनी इज बोरोड और रेंट फॉर एक दिन के लिए, फॉर अ डे, देन इट इज कॉल्ड ओवरनाइट या कॉल मनी। एंड व्हेन इट इज लेंट फॉर मोर देन अ डे एंड अप टू 14 डेज, एक दिन से 14 दिन तक, इसको कह सकते हैं। अगर एक दिन के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं कॉल ओवरनाइट मनी, और जब वो मोर देन 1 डे मतलब 2 दिन से 14 दिन तक होता है तो उसे हम कहते हैं नोटिस मनी।
तो ये दो तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस ट्रांजेक्शन। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए। फिर हमारे पास ऑन डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कमर्शियल पेपर होता है। कमर्शियल पेपर क्या है? ये भी एक शॉर्ट टर्म है, नॉन कोलेटराइज अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं, वो उसको इशू करती हैं, बैंक्स इशू करते हैं और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू करते हैं। तो कमर्शियल पेपर आर जनरली इशूड बाय क्रेडिट वर्दी हाई रेटेड इंस्टीट्यूशन, जिनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है इंस्टीट्यूशन की, वो इसको इशू करते हैं और बहुत लार्ज डिनोमिनेशन में करते हैं, जैसे 5 लाख और उसके मल्टीपल में 10 लाख 15 लाख, तो लार्ज डिनोमिनेशन होता है। यूजुअली इसको भी हम डिस्काउंट पे सोल्ड करते हैं, मतलब जो इसकी फेस वैल्यू होगी उससे कम पे ये डिस्काउंट पे सेल होता है, तो आपको ये बहुत कम प्राइस पे मिलेगा। और लार्ज डिनोमिनेशन होता है तो 5-10 लाख के लिए होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है ये। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 7 डेज से अप टू 1 ईयर, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक की इसकी ड्यूरेशन रहती है। फिर सिमिलरली हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जनरली लेस देन 1 ईयर होता है और इज इशूड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म और यूजेस प्रॉमिसरी नोट के नेम से भी ये बहुत बड़ी इशू होता है सर्टिफिकेट डिपॉजिट। एंड क्यों कौन कौन इशू कर सकते हैं? जैसे कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, आरआरबी कर सकते हैं, all India financial institutions that have been permitted by RBI. So certificate deposit is similar to, you can say commercial paper and promissory note भी इसको हम बहुत बड़ी कहते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको इशू कर सकते हैं। फिर हम आते हैं पांचवा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती हैं अब दोज financial product whose value are derived from the value of underlying asset. So एक underlying asset होता है, अब वो asset share हो सकता है, it can be a debt instrument, तो और commodity हो सकती है, it can be a forex foreign exchange हो सकता है। तो एक underlying asset होता है, उसकी value के basis पे एक प्रोडक्ट जो होता है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट पे। So a financial derivative is a financial instrument that is linked to another specific financial instrument, indicator or commodity, and through which specific financial risk। पर्पस क्या रहता है? फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं, अब वो रिस्क इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंजेस हो सकता है, इक्विटी कमोडिटी प्राइस रिस्क हो सकता है, कैन इन देयर ओन राइट बी ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। तो जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको कवर अप करने के लिए। Derivative is a product whose value is derived from the value of one or more basic variables called underlying। तो एक underlying asset रहेगा, उसके basis पे इस product की value derive होती है। There are two types of derivative products जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। तो यहाँ पर आपके पास राइट भी होती है और एक ऑब्लिगेशन भी है कि आपने उसको खरीदना ही है या सेल करना है अ फाइनेंशियल एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस और एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। तो फ्यूचर डेट भी आपको पता होती है और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको एक ऑब्लिगेशन भी रहती है। और ऑप्शन जो होता है वो थोड़ा सा फ्यूचर से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द ओनर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई बाय करना ही है या सेल करना ही है, तो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट फ्यूचर में देयर इज एन ऑब्लिगेशन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है। सो हमारा फिफ्थ जो इंस्ट्रूमेंट था दैट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? दोज फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट्स पे के बेसिस पे डिराइव होती है। और वो अंडरलाइंग एसेट कैन बी एनीथिंग लाइक इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी और एनी अदर एसेट। फिर हमारा सिक्स्थ जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, म्यूचुअल फंड क्या है कि जब आप पूल करते हैं, एक पूल बना देते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर, और फिर उस पूल को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या रहता है? आपका रिस्क कम हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है। तो म्यूचुअल फंड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर सेबी
that is Security Exchange Board of India, that pools money from individuals, corporate investors and invest the same in a variety of different financial instruments और सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर, इन सब में वो इन्वेस्ट करते हैं. म्यूचुअल फंड कैन thus be considered as financial intermediaries in the investment business that collect funds from public and investors invest that fund on behalf of investors. म्यूचुअल फंड्स इशू यूनिट्स. अब ऑब्वियसली जब आप पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको यूनिट्स मिलती हैं, तो इन्वेस्टर्स को यूनिट्स मिलती हैं और द एप्रिसिएशन होता है जो पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में, तो हमारा जो यूनिट होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है. द स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड वेरी फ्रॉम फंड टू फंड. तो बहुत तरह की इक्विटी स्कीम्स हैं, जैसे प्योर इक्विटी स्कीम्स हैं और आपके पास बैलेंस फंड्स होता है. आप टैक्स का फायदा उठाने लगते हैं तो टैक्सेशन फंड्स भी होते हैं, तो और डेट फंड्स भी होते हैं जो जिसपे डेट पे ही पैसा लगता है बस. तो बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं. तो आपने इंस्ट्रूमेंट्स तो देख लिए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं. और इंस्ट्रूमेंट्स कितने तरह के होते हैं जो आपने डिस्कस करे, तो आपका शेयर है, इक्विटी जो आप जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी शेयर. फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है. डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमने बहुत तरह के डिस्कस करे, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कॉल होता है, कॉल नोटिस मनी होता है, उसके बाद कॉल मनी, नोटिस मनी. फिर हमने डिस्कस करा है आपके कमर्शियल पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स. फिर डेरिवेटिव हमने डिस्कस करा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन अ सिक्योरिटी मार्केट. अगर आपको बहुत बारी एनकाउंटर आप करेंगे कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे इसको ये प्रीमियम में इसको इशू करा है या इसको डिस्काउंट में इशू करा है. सो व्हेन अ सिक्योरिटी सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू जो उसके सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, देन इट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम. And if it is sold less than its face value, then it is said to be issued at discount. तो ये दो टर्म्स हैं. उसके बाद आता है इंडेक्स. जैसे आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि निफ्टी का इतना अभी मूवमेंट इतनी हुई है और निफ्टी स्टैंड करती है इस प्राइस पे, या इस 40 जो आपका 10,000 है यहाँ इस मार्क पे पहुंच गई है निफ्टी. वैसे ही सेंसेक्स के बारे में सुनेंगे. सो ये सब क्या है, निफ्टी सेंसेक्स जो है दीज आर इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. जो बेस्ट कंपनीज होती हैं जब उनको क्लब कर देते हैं तो उस बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को हम कहते हैं इंडेक्स. सो जैसे निफ्टी में आप बोले तो बेस्ट 50 कंपनीज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उनको उनके अगर हम मूवमेंट देखना चाहते हैं तो हम निफ्टी की मूवमेंट देखते हैं. उसमें वो 50 कंपनियां हैं. ऐसी सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियां हैं. तो इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जो हमें क्या बताता है, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताता है. So an index shows how a specified portfolio of share price are moving in order to give an indication of the market trend. तो obviously आपके अगर इंडेक्स जो है किसी भी कंट्री के, वो अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब वो इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है. डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी जैसे बैंक्स होते हैं उनके पास हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, वैसे ही अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में बात करें तो डिपॉजिटरी होता है इज लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिट्स आर सिक्योरिटीज. तो जो हमारे शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ सेव होते हैं उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी. ये बैंक की तरह ही काम करता है. डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, जब हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन. So it is a process by which our physical certificates of an investor are converted to equivalent number of securities in electronic form. उसे हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. अब आप देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, जहां पर कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर्स को या अपनी कंपनीज लिस्ट होती हैं और जिसकी हेल्प से वो शेयर्स इशू करती हैं जनरल पब्लिक को. तो द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA एक्ट डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज
any body of individuals whether incorporated or not constituted for the purpose, क्या purpose है, assist करना, regulate करना and control करना business of buying, selling and dealing in securities. तो जो भी securities है, चाहे वो bond है, चाहे वो equity है, उसमें जो पर्पस क्या है उसका, असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ किसका, इसके सुपरविजन अंडर रहता है ये सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को. तो जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करते हैं. So the trading platform provided by stock exchange is an electronic form में रहता है वो, and no need for buyers and sellers to meet at physical location. So आपको जरूरी नहीं है कंपनी के शेयर्स लेने तो कहीं फिजिकली जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल रहता है जो ये स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज कुड बी रीजनल जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल हो सकते हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका, और बॉम्बे जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. तो ये हमारा था रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे सिक्योरिटीज इशू करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस करे. तो आपका जो असाइनमेंट है वो है वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द मार्केट. तो उसको डिस्कस करेंगे आप, हैंड रिटन असाइनमेंट होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड ट्रेडेड इन द मार्केट. तो डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने डिस्कस करा, आप जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जैसे हमने डिस्कस करे हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, आपके कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं जैसे बॉन्ड्स हैं, आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं आपका. तो ये सब हमने डिस्कस करे, वो आपने लिखने हैं. फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टॉक एक्सचेंज. क्या स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्या उसका पर्पस होता है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स. जो आपके शेयर्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे. आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे. So after this class, you will receive a Google Form link, and through that Google Form, you can upload your assignment sheet. Thank you. So that is all for today. Thank you so much.